हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारी वीडियो है जो इंटरनेशनल रिलेशन है, जिसमें हमारा तीसरा चैप्टर है, तो उसी को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कल कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ये वीडियो कल रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, तो आज हम इसी को कंप्लीट करते हैं और जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो हमने जो इस वीडियो में डिस्कस किया है, क्या क्या किया है, तो ये जो हमारी जिसमें हमने क्या है, तो कैथन के अनुसार क्या है कि उन्होंने जो वो जो हमारे न्यू रिलीजन की जो थ्योरी है कैथन के अनुसार जो उन्होंने दिया है, तो हम उसे डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद जो थॉमस की जो स्टैटिक रिलीजन है, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो जो वेल्टस ने जो सिद्धांत दिया था विदेश नीति के निर्माण के लिए, उन्होंने उसके लिए कोई भी जगह नहीं रखी। यानी कि जो वेल्टस ने जो अपनी बुक लिखी थी 1979 में, तो उन्होंने अपने इस बुक में कहीं पे भी विदेश नीति के जो सिद्धांत है उनको कोई भी जगह, यानी कि उन्होंने कोई भी इसके बारे में नहीं लिखा। वो कहते हैं कि वो क्या कहते हैं कि जो प्रणाली की संरचना से स्वतंत्र है। उनका कहने का मतलब है कि जो भी प्रणाली है वो क्या है, वो संरचना से स्वतंत्र है। संरचना के जो महत्वपूर्ण पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा था वेल्टस ने 1979 में कि जो शासकों के जो राज्य हैं, यानी कि जो यानी एक्टर्स ऑफ जो स्टेट हैं, राज्य की जो घोषणा है कि बजाय वो क्या करते हैं, कार्रवाई का वचन प्रदान करता है। यहीं पे उन्होंने कहने समझाने की कोशिश की है अपने इस न्यू रियलिज्म यानी कि नव यथार्थवाद के सिद्धांत में कि नीति की आवश्यकता राज्यों को अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है। उन्हें इन आवश्यकताओं के आधार पर ही संचालन उन नीतियों की खोज कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि नीतियों की जो आवश्यकता है वो क्या है, राज्य की जो अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा, वही नीति की क्या है, तो आवश्यकता है, और उसी से क्या होता है, वह उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे जो वेल्टस है वो समझाते हुए बोलते हैं कि जो नीतियों की जो आवश्यकता है उसी के आधार पर वो क्या करते हैं, उन नीतियों की संचालन और वो खोज कर, मतलब नीतियां अपने संचालन की खोज कर सकती है। जो राज्य के हित की सबसे अच्छी सेवा करेगा उसे सफल नीति के अंतिम सूची में माना है। यानी कि जो वेल्टस कहते हैं कि जो नीति क्या होगा, सबसे अच्छी सर्विस करेगा, उसी को वो क्या करते हैं, उस नीति का यानी कि उस पॉलिसी का अंतिम सक्सेस सूची उन्होंने माना है। और सफलता को राज्य के लिए क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि राज्य सुरक्षित और मजबूत करने के लिए रूप में परिभाषित किया। उन्होंने जो यानी कि स्टेट का जो सक्सेस है उन्होंने किस चीज़ में परिभाषित किया है, तो मजबूत स्थिति में और खुद को सुरक्षित करने की स्थिति में उन्होंने डिफाइन किया है। यहीं पे अगर हम आगे देखें तो जो संरचनात्मक बाधाएं की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा है कि जो व्यक्तियों और राज्यों में जो मतभेद है, वो मतभेदों के बावजूद भी क्या है, विधियों को बार बार उपयोग में किया जा सकता है, जो उनका क्या है, उपयोग करते हैं। आगे अगर हम देखें तो वेल्टस का जो नव यथार्थवाद है उसमें क्या है, स्केलिंग के जो रणनीतिक यथार्थवाद है की तुलना में राज्य को क्या कहा है, तो शिल्प और कूटनीति के लिए क्या तो बहुत ही कम माना है। वेल्टस के लिए क्या है, जो संरचना है वो क्या है, नीति निर्धारित करती है। वेल्टस के अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारी पॉलिसी है वो कोई निर्धारित करती है, तो स्ट्रक्चर यानी कि जो संरचना है वो निर्धारित करती है। वेल्टस के सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करें तो अंतरराष्ट्रीय जो पॉलिटिक्स यानी कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें क्या है, नैतिक आयाम की क्या है, तो निहित मान्यता उन्होंने रखी है। वेल्टस राज्य की जो है संप्रभुता की अवधारणा के साथ काम करते हैं, लेकिन उनके लिए जो है सभी राज्य केवल क्या है, अनौपचारिक कानून अर्थों में क्या है, तो समान है। मतलब वेल्टस यहाँ कहते हैं, वेल्टस की जो अवधारणा है वो किसके साथ काम करती है, तो जो संप्रभु राज्य है, यानी कि एक ऐसा कंट्री यानी कि एक इंडिपेंडेंट जो कंट्री है उसकी अवधारणा पर वो क्या करते हैं, तो काम करते हैं। वास्तव में क्या है कि भौतिक अर्थों में क्या है, वो असमान माना जाता है। वो जैसे कि यहाँ पे वेल्टस कहते हैं कि जो राज्य है वो केवल क्या करता है, औपचारिक कानून और अर्थों में क्या मानना है, उन्होंने समान माना है। जब हम वास्तव में उसकी बात करें तो भौतिक अर्थों में क्या है, वो असमान माना जाता है। वहीं पे वेल्टस ये भी मानते हैं कि राज्य लड़ने लायक है, यानी कि एक स्टेट वॉर करने में सक्षम होता है।
यह भी उन्होंने यह भी इंडिकेट करते हुए कहा है कि जो नव यथार्थवाद है वो क्या करता है, सुरक्षा और अस्तित्व के लिए है। यहाँ पे जो वेल्टस है, वेल्टस की जो अवधारणा है नव यथार्थवाद की, यानी कि जो न्यू रियलिज्म है, तो उन्होंने इसमें कहा है कि जो नव यथार्थवाद की जो अवधारणा है वो क्या है, सुरक्षा है और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए है। तो उन्होंने यहाँ पे नव वो यथार्थवाद यानी कि जो न्यू रियलिज्म है उससे संबंधित इन्होंने यहाँ पे अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया यानी कि रखा है। आगे अगर हम देखें तो वेल्टस ने क्या कहा है कि जो राष्ट्रीय हित की जो अवधारणा के साथ काम करता है, यानी कि जो वेल्टस की जो नव यथार्थवाद की जो नव यथार्थवाद का जो सिद्धांत है वो किस अवधारणा पर काम करता है, तो राष्ट्र के हित के आधार पर काम करता है। जिस तरीके से क्या है मार्गेंथु के जो शास्त्रीय यथार्थवाद के रूप में है वोल्टेज ने लिखा है। जैसे कि जो मार्गेंथु है उन्होंने कहा था कि एक राष्ट्र जब अपनी नीतियां बनाता है या किसी भी कंट्री के साथ रिलेशन डेवलप करता है तो वो सबसे पहले उसमें क्या देखता है, अपने हित, यानी कि एक राष्ट्र अपने हित को देख करके ही अपनी नीतियां बनाता है। तो यहाँ पे जो वेल्टस की जो और वेल्टस की जो यहाँ पे नीति है, वेल्टस की जो अवधारणा है नव यथार्थवाद का, तो वो भी क्या है, तो राष्ट्र हित की अवधारणा पर ये काम करता है। आगे हम देखें कि जो प्रत्येक अपने हित की क्या है सबसे अच्छी सेवा करने के बारे में ही सोचते हैं। शास्त्रीय यथार्थवादियों के लिए क्या है, राष्ट्रीय हित जिम्मेदार विदेश नीति का मूल मार्गदर्शन है। यहाँ पे जो है जैसे कि नव यथार्थवाद और यथार्थवाद में अंतर बताते हुए कहा है, जैसे कि जो यथार्थवाद की जो अवधारणा है उसमें क्या है, जो नेशनल इंटरेस्ट है, यानी कि जो एक राष्ट्र का जो हित है उसको क्या माना, उसको सुप्रीम माना है, यानी कि स्टेट का जो इंटरेस्ट है उसको वो सुप्रीम माना है, यानी कि सबसे मुख्य माना है किसके लिए, तो विदेश नीति के लिए। ठीक है, लेकिन वहीं पे जो हम नव यथार्थवाद की बात करते हैं तो नव यथार्थवाद में अपनी क्या है, खुद की अपने आत्म यानी कि अपनी संप्रभुता और सुरक्षा को क्या माना है, तो सबसे ऊपर माना है। वहीं पे यह एक नैतिक विचार है जिसका राज्य के नेता द्वारा क्या किया जाता है, तो बचाव और प्रसार किया जाता है या किया जाना चाहिए। हालांकि वेल्टस के लिए क्या है, राष्ट्रीय हित क्या है, एक स्वचालित संकेत की तरह काम करता है। जैसे कि हम जब यथार्थवाद की बात करें तो यथार्थवाद में क्या है कि यथार्थवाद कहता है कि नहीं, कि कोई भी कंट्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, उसका राष्ट्रीय हित, यानी कि अपना सेल्फ इंटरेस्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। और जबकि वेल्टस कहते हैं कि जो नेशनल इंटरेस्ट है वो क्या करता है, वो खुद ही काम करने वाले, वो खुद ऑटोमेटिकली काम करने वाली चीज है। जब राष्ट्र क्या करता है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ जब रिलेशन बनाता है, अपने संबंध को मजबूत करता है, तो ये जो नेशनल इंटरेस्ट है वो ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देती है। जो राज्य के नेताओं को कब और कहां स्थानांतरित करना है, यहाँ अंतर यह है कि जो मार्गेंथु के लिए क्या है, राजनेता राष्ट्रीय हित द्वारा प्रदान की गई अपनी एक विदेश नीति का दिशा निर्देश को पालन करने के लिए बाध्य है। और जबकि वेल्टस के लिए क्या है, नेता हमेशा कम या ज्यादा स्वचालित रूप से ऐसा करेगा। कहने का मतलब यहाँ पे कि अगर हम मार्गेंथु के अकॉर्डिंग बात करें तो इनको अकॉर्डिंग क्या है, जो नेशनल इंटरेस्ट है यानी कि जो राष्ट्र इंटरेस्ट है वो क्या होगा, तो जो किसी भी स्टेट का जो एक्टर्स है वो जो पॉलिसी बनाएगा वो उसके जो वो पॉलिसी बनाएगा तो वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए और उसी के दिशा निर्देश को पालन करते हुए बनाएगा। जबकि वेल्टस कहता है कि कोई भी नेता क्या करता है, अपने जो फॉरेन पॉलिसी है या जो कंट्री टू कंट्री रिलेशन है वो जब बनाता है वो उसके लिए क्या करता है, वो कम या ज़्यादा इसमें कर सकता है। वहीं पे अगर हम आगे देखें तो जैक्सन और जो सोरेनसेन है उनके शब्द ने क्या किया, इस बिंदु को समेटने के लिए, यानी कि इस बिंदु को मतलब जो हमारे वेल्टस हैं इनके सिद्धांत को क्या किया, इनको मतलब कम वैल्यू देते हुए उन्होंने कहा है कि जो मार्गेंथु के जो राज्य को जो उन नेताओं द्वारा क्या निर्देशित संगठनों के रूप में देखता है जिसकी विदेश नीतियां क्या हो, सफल या असफल होती है, जो उनके निर्णयों के लिए क्या करते, एक चुनौती और ज्ञान पर निर्भर करता है। वहीं पे अगर हम बात करें जो वेल्टस ने क्या किया, अपने सिद्धांत यानी कि अपने थ्योरी को एक्सप्लेन करते हुए यह फैक्ट सामने रखा है कि जो शास्त्रीय यथार्थवाद संरचना को क्या है, एक ऐसी शक्ति के रूप में मानते हैं
मानने में विफल रहते हैं, जो इन इकाइयों को क्या करती है, आकार देती है और हिलाती है। निष्कर्ष निकालने के लिए उन्होंने कहा है कि जैसे ही स्टॉक वर्चिल ने लिखा था, अगर हम बात करें निष्कर्ष निकालते हुए, स्टॉक वर्चिल ने लिखा था कि जो मार्गेंथु ने जो तर्क दिया है कि मानव शक्ति क्या है, जाति की प्रकृति में निर्वाहित है, वोल्टेज जैसे नव यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अराजक स्थिति की ओर इशारा करते हैं। कहने का मतलब है कि जहाँ पे अगर जो हमारे स्टॉक वर्चिल है वो कहते हैं कि अगर वो कैलकुलेशन देते हुए कहते हैं कि जो मार्गेंथु का जो सिद्धांत है यथार्थवाद का, वो कहते हैं कि जो मानव जाति का जो स्वभाव है वो प्रकृति रूप से क्या होता है, स्वार्थी होता है। वो ज़्यादा शक्ति अर्जित करने के लिए क्या करता है, और यानी कि वह हमेशा ज़्यादा शक्ति अर्जित करना चाहता है और खुद ही दूसरों पर अपना नियंत्रण रखना चाहता है। यह मानव का स्वभाव, प्राकृतिक स्वभाव है। वहीं पे कहते हैं, जबकि जो वेल्टस है वो कहते हैं कि वेल्टस का जो उन्होंने कैलकुलेशन निकालते हुए कहा, उन्होंने कहा है कि वेल्टस की जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की जो अवधारणा है, यानी कि उनका जो न्यू रियलिज्म की जो थ्योरी है वो किस पे आधारित है, तो जो इंटरनेशनल लेवल पे जो संघर्ष की जो स्थिति है, यानी कि जो अराजक की जो स्थिति है उसकी ओर से मतलब इशारा किया है, जो सत्ता के लिए क्या है, संचय और व्यवस्थित आवश्यकता के रूप में लागू होता, राज्यों पर लागू होता है। और जो आगे वर्चिल कहते हैं कि जो पूर्व खाता अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्या है, संघर्ष की व्याख्या करने के लिए क्या है, मानव स्वभाव की एक विशेष समझ पर क्या करता है, निर्भर करता है, जिससे यह साबित करने के लिए हमेशा एक कठिन दृष्टिकोण होता है। यानी हम उत्तराधार यानी कि नव यथार्थवाद की जब बात करें तो इसमें क्या है, न्यूनतावाद पर इस तरह भी निर्भरता को वह छोड़ देता है। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की ओर से क्या है, एक अलग डोमेन के रूप में मानने को क्या होता है, तो प्राथमिकता देते हैं, जो कि इसे भीतर सभी राज्य क्या करते हैं, व्यवहार की स्थिति है, यानी कि स्थिति है। अगर हम बात करें कि यहाँ पे, एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे तो कुछ मिस्टेक हो गया है, मैं अब इसको ठीक कर देता हूँ। आगे वेल्टस कहते हैं कि जो नव यथार्थवाद की जो अवधारणा में उन्होंने देते हुए कहा है, तो जो नव यथार्थवाद में ऐसा क्या नया है, यह परिवर्तनशील प्रकृति के मानव स्वभाव में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर क्या करता है, जोर देने का स्थानांतरण है। नव यथार्थवाद के तहत क्या है, नव यथार्थ के तहत यह माना जाता है कि जो वास्तविक है वो मानव स्वभाव की स्वार्थी और वासना में अस्थायी वास्तविकता नहीं है, जैसा मार्गेंथु ने शास्त्रीय यथार्थवाद के तहत, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के प्रकृति की मजबूरियों की वास्तविकता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा नव यथार्थवाद है वो क्या करते हैं कि वो ये नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि जो भी मानव स्वभाव का जो स्वार्थीपन है, जो प्रकृति के रूप से यानी कि बाय नेचर है, वो इस चीज को नहीं मानते। जबकि जो मार्गेंथु के द्वारा जो यथार्थवाद का सिद्धांत दिया गया था उसमें उन्होंने कहा था कि जो मनुष्य का जो स्वभाव है वो प्राकृतिक रूप से क्या है, तो हमेशा स्वार्थी होता है। जबकि क्या है, जो हमारा नव यथार्थवाद है वो इस चीज को मानने से स्वीकार यानी कि इस चीज को स्वीकार नहीं करता है। वो कहता है कि जो मानव की जो स्वार्थी का जो स्वभाव होता है वो प्रकृति रूप से यानी कि वास्तव में वो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वहीं पे जैसे ही महेंद्र कुमार ने लिखा था कि इस सबक सीखने के लिए क्या है, सबक सीखने के लिए प्रासंगिक सबक वही है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अनिवार्य रूप से क्या है, अनिवार्य यानी अप्रिय है और अप्रिय संघर्ष से भरा एक क्षेत्र है। वह कहते हैं, यानी कि जो महेंद्र कुमार है वह कहते हैं कि जो हमारा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो क्या है, तो एक ऐसे एरिया, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हमेशा क्या है, तो वह हमेशा कन्फ्लिक्ट से यानी कि अनअवॉइडेबल यानी कि ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जिसे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट यानी कि ऐसे संघर्ष से भरा हुआ है जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। यदि शास्त्रीय यथार्थवाद के मानव स्वभाव को संघर्ष की इस अनिवार्यता का जो मुख्य स्रोत मानते हैं, तो वो कहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो भी कॉन्फ्लिक्ट यानी जो हमें संघर्ष देखने को मिलता है वो अनिवार्य रूप से उसका मुख्य स्रोत क्या है, तो मानव स्वभाव का स्वार्थी होना। जबकि क्या है, जो
तो नव यथार्थवाद इसे उसी तरीके से, जबकि यथार्थवाद जो हमारा नव यथार्थवाद है वो कहता है कि वह इस जो वो कहता है कि इसे उसी तरीके से देखता है जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय समाज का संगठन है। यहाँ पे महेंद्र कुमार कह रहे हैं कि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वह एक ऐसा एरिया है, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे संघर्ष की स्थिति हमेशा बनी हुई रहती है और ऐसा संघर्ष जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। वहीं पे यथार्थवाद कहता है, यथार्थवाद अंतर्राष्ट्र का जो समाज है यानी कि इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है वो उस नज़रिए से देखता है जिस नज़रिए से वो हमें दिखता है। तो यहाँ पे ये दोनों डिफरेंस हमें देखने को मिला है। आगे हम बात करें, लेकिन जो इस बदलाव को छोड़कर साम्राज्य दृष्टिकोण को क्या करते हैं, कमोवेश वही रहता है। अगर हम बात करें जैसे रूढ़िवादी या पारंपरिक यथार्थवाद का जो मूल सिद्धांत है, जैसे जो हमारा यथार्थवाद है उसका जो मूल सिद्धांत क्या है, इसमें राष्ट्रीय हित की जो सर्वोच्च यानी कि नेशनल इंटरेस्ट को इसमें सुप्रीम माना जाता है। संघर्ष की स्थिति हमेशा बनी रहती है। नीति का जो साधन है वो क्या है, शक्ति और नैतिकता को, यानी कि जो नीति का इसमें जो साधन के रूप में माना है तो उसको क्या माना है, तो शक्ति माना है। इसमें नैतिकता को क्या है, अप्रासंगिकता का रूप दिया है, जबकि नव यथार्थवाद के महत्व को भी बरकरार रखता है। जो भी चीज यथार्थवाद के जो सिद्धांत में जो उनका मूल सिद्धांत है वही चीज क्या है, नव यथार्थवाद के महत्व को भी ये बरकरार रखता है। यानी कि जो नव यथार्थवाद है वो भी इन सब सिद्धांतों में क्या करता है, इसको अपने मतलब अपने सिद्धांतों में इसको जगह देता है। यह महज संयोग मतलब यह महज एक संयोग हो सकता है कि, लेकिन मार्गेंथु के जो यथार्थवाद और वेल्टस के जो नव यथार्थवाद है दोनों में क्या है, एक ही समान की पृष्ठभूमि हमें देखने को मिलती है। जैसे कि जब शीत युद्ध की जो शुरुआत हुई थी उसके बाद की जो प्रतिपादित यानी कि मार्गेंथु के सिद्धांत और जो नए शीत युद्ध, जैसे कि हमें अफगान संकट की जो शुरुआत थी जो 1779 में लिखा गया था, वेल्टस के जो नव यथार्थवाद, दोनों उन्हें शक्ति संतुलन को अपने ध्यान में लाने के लिए एक महाशक्तिशाली के रूप में संयुक्त राष्ट्र की जोरदार भागीदारी का आह्वान किया। कहने का मतलब है जैसे कि हमें यहाँ पे क्या है कि जो नव यथार्थवाद है और जो यथार्थवाद है दोनों में हमें यहाँ पे क्या है, काफ़ी समानता देखने को मिलता है। जैसे जब हम बात करें शीत युद्ध की यानी कि जब कोल्ड वॉर की बात करें तो उसमें क्या है, कोल्ड वॉर में जब यूएसए और यूएसएसआर इनडायरेक्टली में क्या है तो अपनी शक्तियों के लिए संघर्ष कर रहे थे, यानी कि अपने आप को विश्व स्तर पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए जहां दोनों राष्ट्र आपस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली संघर्ष कर रहे थे, उसमें हमें क्या देखने को मिला था, तो उसमें भी हमें यही सिद्धांत देखने को मिला था कि क्या है कि आदमी किसके लिए संघर्ष कर रहा है, तो शक्ति के लिए संघर्ष कर रहा है। और जब हम अगर अफगान संकट की बात करें तो उसकी शुरुआत में भी क्या था, तो हमें शक्ति संतुलन यानी शक्ति के लिए संघर्ष करने को मिला था, जिसमें कि क्या है, अमेरिका जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है यानी संयुक्त राष्ट्र की क्या है, जोरदार भागीदारी हमें उसमें देखने को मिली है। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक जो हमारा यथार्थवाद और नव यथार्थवाद है उसमें सिमिलर देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं हम थॉमस के अकॉर्डिंग जो स्ट्रैटेजिज्म है वो क्या है, यानी कि जो थॉमस स्केलिंग के अकॉर्डिंग जो वो सामरिक यानी कि स्टैटिक यथार्थवाद की जो अवधारणा यानी सिद्धांत दी गई है, उन्होंने कहा है कि जो नव यथार्थवाद की तरह ही 1950 और 1960 के दशक में क्या है, एक व्यवहारिक क्रांति का एक उत्पादक है। कई समकालीन यथार्थवाद विश्व राजनीति का अनुभव जो विश्लेषण है वो प्रदान कराना चाहते थे, लेकिन वे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मानक विश्लेषण से बचते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्तिपरक और इस प्रकार जो इसे अवैज्ञानिक माना जाता है। सामरिक यथार्थवाद थॉमस स्केलिंग के नाम से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने 1980 में अपने विचार का प्रसार किया था।
ये तो इंट्रोडक्शन है जिसमें बताने की कोशिश की जा रही है कि ऐसे बहुत से स्कॉलर्स हैं जो कि जो इंटरनेशनल लेवल पर चल रही जो घटना है उस पर अपनी जो थ्योरी है या अपनी जो एक्सप्लेनेशन है उसको देने से बचते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो घटनाएं घट रही होती हैं उसे क्या मानते हुए अवैज्ञानिक मानते हैं। लेकिन 1980 में क्या है तो थॉमस स्केलिन के द्वारा क्या है अपनी जो एक सिद्धांत यानी कि स्केलिंग स्टैटिक रिलीजम इसके बारे में इन्होंने एक अपना विचार यानी कि अपना एक थ्योरी इन्होंने दुनिया के सामने रखा है जो कि इन्हीं के नाम से जुड़ा हुआ है। स्केलिंग का जो रणनीतिक यथार्थवाद है वो क्या करता है विदेश नीति के निर्णय लेने पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। जब वे बुनियादी राजकीय और सैन्य मुद्दों का सामना करते हैं तो राज्य के जो नेता हैं वो क्या करते हैं राजनीतिक रूप से सोचने के लिए क्या होते हैं बाध्य हो जाते हैं। यदि वे सफल होने की आशा रखते हैं तो उन्हें रणनीतिक रूप से सोचना होगा कि अर्थात यतंत्रवाद के रूप में सोचना होगा। वो यतंत्रवाद के रूप में वो क्या करते हैं तो सोचते हैं। स्केलिंग की जो कूटनीति यानी कि स्केलिंग कहते हैं कि कूटनीति और जो विदेश नीति है उसको एक तर्क संग सहायक गतिविधि के रूप में देखते हैं। कहने का मतलब है कि जो हमारे थॉमस स्केलिंग है वो क्या करते हैं कूटनीति और जो हमारा विदेश नीति है उन दोनों को क्या करते हैं एक दूसरे के सहायक यानी कि तर्क संगत सहायक गतिविधि के रूप में वो देखते हैं, जिसे गेम थ्योरी के अनुप्रयोग के द्वारा अधिक स्पष्ट के रूप में समझा जा सकता है। जैसा कि स्केलिंग कहते हैं कि जो कूटनीति है उसे वो कूटनीति को किस नाम से संबोधित करते हैं तो सौदेबाजी के नाम से वो कहते हैं। यह ऐसे परिणाम की तलाश करता है जो किसी भी पक्ष के लिए क्या है आदर्श नहीं है लेकिन कुछ विकल्पों की तुलना में क्या करता है दोनों के लिए बेहतर है। उन्होंने लिखा था कि जो सौदेबाजी राजनीति हो सकती है या तो कठोर हो सकता है, धमकियां के साथ साथ प्रस्ताव को भी शामिल कर सकती है, यथास्थिति मान सकती है या सभी अधिकारों के लिए क्या है एक विशेष अधिकार की अपेक्षा कर सकती है और विश्व के बजाय क्या करती है विश्वास अविश्वास मान सकती है। लेकिन स्केलिंग का कहना है कि आपसी नुकसान से बचने के लिए कुछ सामान्य हित होने चाहिए। यहाँ पे जो स्केलिंग है वो दो तरीके की नीतियों की बात करते हैं। पहला है एक कूटनीति जिसका मतलब उन्होंने कहा है कि सौदेबाजी, दूसरा है यानी कि दूसरे में उन्होंने जो बात बताने की जो कोशिश की है उसमें कहा है कि किसी तरीके से मतलब शक्ति का प्रयोग करके उसकी मतलब जो उसके जो संसाधन है उसे किस तरीके से मतलब अपनी शक्ति को बढ़ा करके किस तरीके से मजबूर कर दे किसी भी चीज के लिए मजबूर कर देने की। जब हम जैसे कि जोर जबरदस्ती वाली बात इन्होंने दूसरी मतलब दूसरी अवधारणा में कही है। अगर हम बात करें कूटनीति की तो यहाँ पे स्केलिंग कहते हैं कि हाँ जैसे कि हमारी जो स्केलिंग है वो कहते हैं कि सौदेबाजी की जो रणनीति है वो क्या हो सकती है या वो काफ़ी कठोर हो सकती है, जो धमकियां के साथ साथ क्या कर सकते हैं अपने प्रस्तावों को भी शामिल करा सकते हैं या यथास्थिति मान सकती है, अधिकार और जो विशेष अधिकार है उसकी अपेक्षा कर सकती है। तो ये सब किसके द्वारा कहा है तो जो हमारे थॉमस स्केलिन है उनके द्वारा जो हमारी कूटनीति है तो उसके बारे में इनके द्वारा ये बताया जा रहा है। वे आगे स्केलिंग कहते हैं कि जो केंद्रीय अवधारणा को जो नियोजित करता है वह एक खतरा है। उन्होंने जो भी बताया कि जो केंद्र की जो अवधारणा की जो नियोजित है उसको क्या बताया तो उन्होंने एक खतरे के रूप में बता रखा। वह विश्लेषण करते हुए बोलते हैं कि राज्य के जो नेता हैं यानी कि वह परमाणु युद्ध के खतरे और खतरे से कैसे निपट सकते हैं उसके बारे में उन्होंने बताया। वे लिखते हैं कि एक परमाणु खतरे की दक्षता इस बात पर निर्भर हो सकती है कि राजनीतिक दुश्मन के लिए कौन से विकल्प उपलब्ध है। यहाँ पे जो स्केलिंग है वह कहते हैं कि अगर दो कंट्री आपस में न्यूक्लियर वेपन कंट्री है यानी कि दोनों कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है तो इस दक्षता में क्या कर सकते हैं दोनों कंट्री यानी कि अगर दोनों कंट्री आपस में दुश्मन है और दोनों कंट्री ही क्या है एक न्यूक्लियर वेपन है तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं तो वो दोनों कंट्री एक ऐसा विकल्प ढूंढते हैं जिसमें कि क्या है कि मतलब खतरे को क्या कर सके तो टाल सके। ठीक है,
तो उसके बाद क्या करते हैं, अगर उसे फंसे हुए से की तरह क्या है प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, तो उसे कुछ सैन्य सहारा छोड़ना होगा। हमें पता चला कि जो चौतरफा प्रतिरोध का जो खतरा है कार्रवाई के कम पाठ्यक्रम को समाप्त करता है और उसे दुश्मन के बीच चयन करने के लिए क्या है मजबूर करता है, जो उससे पहले हमला करने के लिए प्रेरित कर सकता है। सामरिक यथार्थवाद मूल रूप से इस बात पर चिंतित है कि हम जो चाहते हैं उसे करने के लिए विरोध को प्राप्त करने के लिए बुद्धिमानी से शक्ति का उपयोग कैसे करें, और इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जो डरते हैं उसे करने से कैसे बचे। राजनीतिक नेता द्वारा अपनाई जाने वाली जो रणनीति के संदर्भ में सत्ता की अवधारणा कि एक सरल व्याख्या, कहने का मतलब यहाँ है ये है जो हमारे स्केलिंग है वो कहते हैं कि यदि दो कंट्री आपस में क्या है न्यूक्लियर वेपन कंट्री है और आपस में दोनों क्या है तो दुश्मन है, ऐसी स्थिति में क्या है दोनों कंट्री एक ऐसे विकल्प के यानी कि दोनों कंट्री क्या करेगी, एक ऐसा विकल्प चुनेगी जिससे कि क्या है किसी को नुकसान ना हो और वह क्या कर सके अपने शक्ति का भी प्रदर्शन कर सके, यानी जोर जबरदस्ती करके वो क्या कर सके अपनी बात को मनवा सके। तो यहाँ पे वो इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर दोनों कंट्री न्यूक्लियर वेपन होने के बाद भी अगर वो एक जो पिंजरे में फंसे शेर की तरह अगर दोनों कंट्री प्रक्रिया करेंगे तो इससे क्या होगा, दोनों कंट्री को ही आपस में हानि होगा। तो यहाँ पे जो स्केलिन है वह कहते हैं ऐसी स्थिति में क्या है हमें शक्ति की बजाय बुद्धि का ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा और उस समय बुद्धि का इस्तेमाल करना ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ऐसी स्थिति में क्या है और क्योंकि जब हम बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसी चीज़ से हम उस चीज़ को हम पहचान सकेंगे और कि हमें आखिर डर किस चीज़ से लग रहा है और हम उस डर को मतलब उस डर से छुटकारा पाने के लिए हम उसमें अपना नीतियाँ यानी कि हम उस पर अपना कार्य कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो स्केलिन है वह ऐसी स्थिति का वर्णन करते हुए समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जब भी ऐसी स्थिति हो कि जब दोनों ही कंट्री आपस में दुश्मन होने के बाद परमाणु संपन्न हो, तो यहाँ पे क्या है तो हमें यहाँ पे बल यानी कि शक्ति का प्रयोग ना करके किसका तो बुद्धि का प्रयोग करना ज़्यादा उचित रहेगा। अगर हम आगे देखें तो रॉबर्ट जैक्सन और जो जॉर्ज सोरेनसन के द्वारा इन्होंने कहा है कि जो स्केलिंग के लिए क्या है तो विदेश नीति की जो गतिविधि है वो क्या टेक्निक रूप से महत्वपूर्ण है, यानी कि जो स्केलिंग की जो विदेश नीति है वो क्या है तकनीकी रूप से क्या है तो नीति की जो गतिविधि है वो तकनीकी रूप से उन्होंने क्या माना है तो महत्वपूर्ण माना है। और इस प्रकार की जो नैतिक है वह पसंद से क्या होता है हमेशा मुक्त रहता है। यह मुख्य रूप से इस बारे में चिंतित नहीं रहते हैं कि क्या अच्छा है और क्या सही है। यह मुख्य रूप से इस प्रश्न से संबंधित होता है कि हमारी नीति में सफल होने के लिए क्या आवश्यक है और क्या विचार स्पष्ट रूप से जो कि मार्गेंतु के विवेक पर क्या करता है जोर देने के अनुसार है, ना कि सही या गलत की नैतिकता के सिद्धांत पर। कहने का मतलब है जैसे कि हमारे जो स्केलिन है वह कहते हैं कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, वो कहते हैं कि जो कि हमारे जो मुख्य रूप से जो चिंता करने की बात है वो यह नहीं है कि क्या सही यानी कि क्या अच्छा है और क्या सही है, मुख्य रूप से इस बात से संबंधित है कि हमारी नीति कितना सफल होगी या आवश्यक यानी कि हमारी जो नीति है वह नीति के सफल होने की क्या है के लिए क्या आवश्यक है। यानी कि जो स्केलिन है वो कहते हैं कि जरूरी ये है कि हम जो भी नीतियां बनाएं और वो सफल हो जाए उसके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंस मायने रखता है, जो कि क्या है मार्गेंतु के जो विवेकपूर्ण के अनुसार है। मार्गेंतु ने भी यथार्थवाद की जो सिद्धांत में जो कहा था, उन्होंने कहा था जब भी कोई राष्ट्र अपनी नीति बनाता है तो वो क्या बनाए तो विवेकपूर्ण तरीके से बनाए। यही चीज़ हमें क्या है तो मतलब स्केलिंग के दो थॉमस स्केलिंग के सिद्धांत में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। जो स्केलिंग है वो विभिन्न तंत्रों की जैसे कि राजनीति और चालकों को सुझाव देते हैं कि जो राज्य अपने अभिनेता को सहयोग उत्पन्न करेंगे और परमाणु हथियार राज्य के लिए क्या करेगा संघर्ष से ग्रस्त दुनिया में आपदा से बचने में सक्षम बना देगा। यहाँ पे जो स्केलिन है वो कहते हैं कि यदि कोई
यानी कि कोई भी राज्य अपने जो स्टेट एक्टर्स है, यानी कि जो स्टेट ऑफ एक्टर्स है, अगर उसका कोई सहयोग करता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, परमाणु जो स्टेट है वो क्या होगा कि जो परमाणु हथियार के जो संघर्ष है, उस संघर्ष के जो ग्रस्त की जो दुनिया है उसमें क्या कर सकेगा, तो वह अपना बचाव करने में सक्षम हो सकता है। यानी कि यहाँ पे सीधा सीधी इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो पावर ऑफ बैलेंस के बारे में यहाँ पे बात कही है। अगर एक प्रमुख शक्ति के लिए क्या है, विदेश नीति के महत्वपूर्ण उपकरणों में एक सशस्त्र बल आता है। इस प्रकार जो सामरिक यानी कि जो स्ट्रेटिक जो रियलिज्म है, यानी कि जो हमारा मतलब सामरिक यथार्थवाद में क्या है, विदेश नीति में क्या है, एक सशस्त्र के प्रयोग पर क्या है, प्रकाश डालता है। यानी कि जब भी हम बात करते हैं एक स्ट्रेटिक रियलिज्म की, तो वो किस पे ज़्यादा फोर्स करता है, तो अपनी शक्ति यानी कि वो पावर, यानी कि जो आर्मी फोर्स होती है, यानी कि जो आर्म फोर्स होती है, तो उसके उपकरणों यानी उसके जो इक्विपमेंट होते हैं तो उन सब पे वो क्या करते हैं, तो ज़्यादा हाईलाइट यानी ज़्यादा महत्वपूर्ण उसको मानती है अपने विदेश नीति के लिए। फिर यहीं पे आगे उन्होंने जो स्केलिन है उन्होंने कहा है जो पार्श्विक बल है और जो जबरदस्ती के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर बनता है। वो कहते हैं कि जो हमारा पार्श्विक बल उस बल को कहते हैं जिसमें कि हम कोई भी चीज़ यानी कि अपने मन के अनुसार क्या करें, क्रूर बल, जिसे हम पार्श्विक बल का मतलब होता है एक तरीके का क्रूर बल के द्वारा, और जबरदस्ती होता है किसी से फोर्सली कोई भी काम करवाना। तो वे कहते हैं कि जो हमारा पार्श्विक बल और जो जबरदस्ती के बीच में क्या है, उन्होंने एक महत्वपूर्ण अंतर माना है। जो कहते हैं कि जो क्रूर बल यानी कि जो पार्श्विक बल है उसमें लेने और किसी को इससे अपने देने के बीच में जबरदस्ती का उनका कहना था। कहने का मतलब है कि अगर हमें किसी से कुछ लेना हो तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे क्रूर बल का प्रयोग कर सकते हैं, और वहीं पे अगर हम किसी को कुछ देना हो तो हम वहाँ पे जबरदस्ती बल का प्रयोग कर सकते हैं। उनका कहना था कि जो पार्श्विक बल है वो तभी सफल होती है जब उसका प्रयोग किया जाता है, जबकि चोट पहुँचने की क्या है, तो शक्ति सबसे अधिक सफल हो जाती है। कहने का मतलब यहाँ पे जो स्केलिन है वह कहते हैं कि जो पार्श्विक बल है यानी कि जो क्रूर बल है वह तभी सक्सेस हो सकता है जब हम उसका क्या करते हैं, तो उपयोग करते हैं। वह आगे कहते हैं कि जब उसे सुरक्षित रखा जाता है, मतलब यहाँ पे वह कहने के लगे जबकि चोट पहुँचने की जो शक्ति है वो क्या है, सबसे अधिक सफल हो जाती है जब उसे सुरक्षित रखा जाता है। यह क्षति का खतरा है जो कि क्या है, प्रतिद्वंदी यानी कि जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उपज या अनुपालन कर सकता है। किसी को पता होना चाहिए कि विरोध की जो संपत्ति है यानी कि जो विरोधी की जो संपत्ति है वो कितनी है और उससे क्या डर लगता है। यहाँ पे जो हमारे थॉमस स्केलिन है वो स्टैटिक रियलिज्म में समझाते हुए कहते हैं कि जो फोर्स है यानी कि जो बल है, एक तो वो दो तरीके की होती है, जो एक होता है पार्श्विक यानी कि क्रूर बल और दूसरा है जबरदस्ती। वो कहते हैं कि जो हमारा क्रूर बल है यानी कि जो पार्श्विक बल है यानी कि वो तभी सक्सेस हो सकता है जब हम उसका उपयोग करें, और जो जबरदस्ती के बीच फिर वो कहते हैं कि जो जबरदस्ती है वो यानी कि जो क्रूर बल है, किसी से हमें कुछ जब लेना हो तो हम वहाँ पे उसका प्रयोग कर सकते हैं, और किसी को इसे आपको देने के बीच में क्या करना है, जबरदस्ती से हम उसे ले सकते हैं। उन्होंने फिर ये समझाते हुए कहा था कि जो प्रतिद्वंदी है उसे इस बात का पता होना चाहिए कि जो वो विरोधी है उसकी संपत्ति क्या है और उसे किस चीज़ से डर लगता है। तो ये चीज़ उन्होंने स्टैटिक रियलिज्म के सिद्धांत में उन्होंने इस चीज़ों की व्याख्या की है। अगर हम वहीं पे आगे देखें, एक बुनियादी यथार्थवाद को जो बिंदु बनाते हुए है, स्केलिंग का कहना है कि जो जबरदस्ती के जो प्रभावी होने के लिए क्या है, हमारे हित और हमारे प्रतिद्वंदी के हित को पूरी तरीके से क्या करते हैं, विरोध नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जब हम जबरदस्ती की जो नीति है उसको जब हम अपनाते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि जो हमारे प्रतिद्वंदी यानी कि हमारे जो कॉम्पिटिटर है उसके हित को क्या होता है, पूरी तरीके से विरोध यानी कि उसके जो इंटरेस्ट है उसका पूरी तरीके से विरोध नहीं होना चाहिए। जब जबरदस्ती के लिए क्या है, सौदेबाजी की आवश्यकता होती है। सौदेबाजी का यहाँ से मतलब है कि जहाँ पे जो प्रतिद्वंदी है
वो उसकी जो इंटरेस्ट है उसका भी पूरी तरीके से विरोध ना हो और हमें जो चाहिए हम उसे हासिल कर ले। वहीं पे स्केलिंग ने 1996 में लिखा था कि जो ज़बरदस्ती एक विरोधी का क्या है तो सौदेबाजी के रिश्ते में लाने और विरोधी को वह करने के लिए पर्याप्त करने की एक अवधि है जो हम चाहते हैं कि वह उसे मजबूर किए बिना क्या करे, मतलब मजबूर किए बिना यानी क्रूर बल का उपयोग करे, क्रूर बल का उपयोग करे बिना ही, जो आमतौर पर कहीं अधिक कठिन होता है, बहुत कम कुशल और वही अधिक खतरनाक होता है। यहाँ पे कहने का मतलब है, यहाँ पे जो थॉमस स्केलिंग है वह कहते हैं कि हमें यहाँ पे क्रूर बल का नहीं जबकि सौदेबाजी का क्या करना चाहिए, तो सौदेबाजी के थ्रू ही हमें क्या करना चाहिए, ये अपना जो भी हम सौदेबाजी के थ्रू क्या है हमें जो भी चाहिए होता तो हम किसी से भी सौदेबाजी के थ्रू हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि हम उसे सौदेबाजी के थ्रू क्या कर सकते हैं, यानी कि जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि सौदेबाजी में क्या होगा कि सामने वाले की जो हमारा प्रतिद्वंदी है उसका जो पूरी तरीके से जो इंटरेस्ट यानी कि जो पूरी तरीके से हित का क्या होगा विरोध नहीं होगा, उसमें हम सौदेबाजी करके क्या कर सकते हैं, हम वो सारी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं जो हमें चाहिए। लेकिन वहीं पे स्केलिंग कहते हैं कि क्रूर बल का प्रयोग आमतौर पर नहीं करना चाहिए क्योंकि जो क्रूर बल है वह अधिक खतरनाक माना जाता है कंपेयर टू सौदेबाजी के। तो ये यहाँ पे इसके मतलब स्टैटिक रियलिज्म में जो हमारे थॉमस हैं वो यहाँ पे समझा रहे हैं। आगे यहाँ देखिए, यह पारंपरिक जो शास्त्रीय और जो समकालीन यथार्थवाद की जो मूलभूत अंतर है वो यह है कि जो मूलभूत अंतर का जो संदर्भ दिया जाता है वो यह दिया जाता है जो राष्ट्र हित के मूल और शक्ति की अवधारणा को स्वीकार करता है। वहीं पे जो समकालीन यथार्थवाद है वो मनुष्य के स्वभाव में नहीं जाते हैं, जो मार्गेंतु के अनुसार स्वार्थी और वासनापूर्ण है। कहने का मतलब है जो हमारा स्टैटिक जो रियलिज्म है यानी कि समकालीन यथार्थवाद है वो क्या करता है, तो वो मानव का जो स्वभाव होता है वो उस चीज को नहीं मानता है। जबकि अगर हम मार्गेंतु के अनुसार देखें तो मार्गेंतु ने कहा रखा था कि जो मानव का जो स्वभाव है वो क्या होता है, स्वार्थी और वासनापूर्ण होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम की जो संरचना है उसको क्या मानते हैं, वो अराजक पाते हैं। यानी कि जो भी इंटरनेशनल सिस्टम है उसको हमेशा क्या माना है उन्होंने, एक अराजक माना है जहां स्वार्थी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्या है, शक्ति का प्रयोग करने की मांग की जाती है। वहीं पे अगर हम आगे देखें, राजनीतिक यथार्थवादियों के लिए क्या है, रणनीति पर जोर दिया जाता है जिसे राज्य के नेता द्वारा क्या है विदेश नीति तैयार करते समय, कूटनीति का संचालन करते समय अपनाते हैं। जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए या तो इसे लेने द्वारा या प्रतिद्वंदी को अपनी इच्छा के अनुसार देने के लिए शक्ति यानी क्रूर बल या जबरदस्ती का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें हमने अलग अलग जो दो स्कॉलर्स थे हमारे, जिसमें कि एक कैथन वेल्टस के अकॉर्डिंग हमने न्यू रियलिज्म डिस्कस किया और दूसरा जो हमारे थॉमस स्केलिंग थे उनके द्वारा हमने स्टैटिक रियलिज्म को समझने की कोशिश की। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, या जो भी टॉपिक समझ में ना आया हो या जो भी कहीं पे भी अगर डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये था फ्रेंड्स हमारा तीसरा चैप्टर जिसमें हमने इंट्रोडक्शन कैथन वेल्टस के अकॉर्डिंग हमने न्यू रियलिज्म और थॉमस स्केलिंग के द्वारा स्टैटिक रियलिज्म को हमने इसमें डिस्कस कर लिया। अगला जो चैप्टर हमारा होगा वो होगा रियलिज्म और एंड नव रियलिज्म के ऊपर होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।